थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। Assalamu alaikum, welcome to the channel and welcome to the show Immigration with Tariq। इस शो का फॉर्मेट आई होप आपको पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स करने से पहले जो प्रोसेस है कॉल्स का, कि आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी कॉल अटेंड करूंगा। आप अपना सवाल पूछें, आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने अपना नाम देना है और फिर आप प्लीज़ स्क्रीन पे यानी कि टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। एक बात मैं रिक्वेस्ट कर दूं लोगों से कि इस शो का फॉर्मेट एडवाइस देना बिल्कुल भी नहीं है। इमिग्रेशन एडवाइस के लिए आपको किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाना चाहिए जो आपके सारा केस को पढ़ के और फिर आपको मशवरा देंगे। जो इस शो का फॉर्मेट है वो ये है कि हम आपकी कोई भी इशू है जो आपको इमिग्रेशन का, वो सुन के आपको इमिग्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जिससे उम्मीद ये की जाती है कि आपका कोई ना कोई मसले का हल निकल आएगा। तो कॉल्स तो बीच में चलें जिस तरह आती रहेंगी। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़िक्र करनी थी जो साथ-साथ मुझे मौका मिले तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँ। सबसे जो पहली बात है वो तो है ज़बरानो के बारे में, बिकॉज़ जिस तरह के आप लोगों को पता हो कि अगर आप ज़बरानो के केसेस को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो होम ऑफ़िस ने रिसेंटली अपनी 16th से, बल्कि बिल्कुल रिसेंटली उन्होंने अपनी पॉलिसी निकाली है ज़बरानो के ऊपर। और काफ़ी लोग इस पॉलिसी का वेट भी कर रहे थे, और अगर आप मेरे उसको फॉलो करते हैं, अगर आप मेरे शो को फॉलो करते हैं तो आपको पता भी होगा कि मैंने ज़बरानो के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो निकाल भी दी है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे जाएँ तो ज़बरानो के क्या इम्पैक्ट हैं, जो उन्होंने पॉलिसी निकाली है, उसके बारे में आपको बड़ा क्लियरली शो में पता चल जाएगा, जो मैंने वीडियो निकाली हुई है उसके ऊपर। अलबत्ता क्योंकि आज हमारे पास टाइम है तो मैं थोड़ा-सा आपके साथ ज़िक्र भी कर देता हूँ कि क्या मेन चीज़ें हैं जो ज़बरानो की सामने आई हैं इस पॉलिसी की वजह से। तो बीच में अगर कोई कॉल आती है तो वो भी लेनी है, तो हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। जी, तारिक भाई से बात करनी है भाई। जी, जी, बिल्कुल, आप बात करें, अपना सवाल पूछ लें और शो में मेरा जवाब सुन लें। और तारिक भाई बोल रहे हैं? जी, जी, तारिक बिल्कुल। भाई सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप लाइव शो पे अपना सवाल पूछ लें और मैं जवाब दे देता हूँ आपको। जी, जी, तारिक भाई मैंने ये पूछना था कि मैंने अपनी वाइफ की नेशनलिटी अप्लाई की है। जी। हेलो। मैंने अपनी वाइफ की जो है ना नेशनलिटी अप्लाई की है, तो वो पाकिस्तान जाना चाह रही है, तो वो जा सकती है? कुछ वो इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, और अभी 1 वीक पहले फिंगरप्रिंट की दी है वो, और डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर दिए हैं। थैंक यू जी आपकी कॉल का। थैंक यू। नॉर्मली अगर होम ऑफिस की आप डिस्क्रेशन देखें तो वो इशू बिल्कुल भी रेज नहीं करते। अगर आपने नेशनैलिटी एप्लीकेशन डाल के आप कंट्री से बाहर जा रहे हैं तो डिस्क्रेशनर, जो होम ऑफिस अपनी डिस्क्रेशन है वो आपके फेवर में यूज़ करती है, और होम ऑफिस कोई एडवर्स ऐसा कोई इफेक्ट या कोई एडवर्स एक्शन नहीं लेती आपके ऊपर। लेकिन यह आपके लिए भी बेहतर है कि आप होम ऑफिस को अगर बताना चाहते हैं कि जी मेरी कोई
इश्यूज हैं और मैं कंट्री छोड़ के कुछ अरसे के लिए जा रही हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे देखने में यही है कि होम ऑफिस उस चीज़ को आपके खिलाफ कंसिडर नहीं करते, स्पेशली आपने अगर फिंगरप्रिंट्स दे दिए। इशू मेनली होता है कि अगर आप एक दफ़ा एप्लीकेशन डाल दें और अभी आपने फिंगरप्रिंट्स नहीं दिए, तो होम ऑफिस आपको बहुत लिमिटेड एक्सटेंशन देता है फिंगरप्रिंट्स की, और उसके बाद भी अगर आपने फिंगरप्रिंट नहीं किए तो इनवैलिड करके एप्लीकेशन वापस कर देता है। लेकिन आपके केस में आपने फिंगरप्रिंट्स दिए हुए हैं, सो दैट इज नॉट एन शुड नॉट बी एन इशू। तो थैंक यू फॉर योर कॉल बाय द वे। तो हम वापस आ जाते हैं ज़बरानो के ऊपर। अगर बीच में कोई कॉल आई तो मैं वो भी अटेंड कर लूँगा। ज़बरानो के ऊपर जो मैंने ज़िक्र किया कि काफ़ी ही मेरी नज़र में शॉकिंग अनाउंसमेंट दी है होम ऑफिस ने, और एज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट मैं यही ज़िक्र करूँगा सारों से कि आई थिंक पर्सनली कि इसके ऊपर अभी काफ़ी मेरे ख्याल से लिटिगेशन होगी ज़बरानो के ऊपर। एक और भी किसी की कॉल आई है, हम वो भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तारिक भाई, सॉरी वो कॉल कर गई थी। मेरा ये भी सवाल था कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसका पाकिस्तान में कोई नहीं है, मैं मैनेजर हूँ यहाँ पर टेस्को में, तो मैं क्या उसे उसके उसका कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ला सकता हूँ? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू आप उनको स्पॉन्सर करके ला सकते हैं इस तरीके से, बिकॉज होता ये है नॉर्मली कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उनको किसी तरीके से स्पॉन्सर करें, तो फैमिली में इस टाइप की स्पॉन्सरशिप चलती नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर आप अपने जो आपके पास वीज़े होते हैं उसमें आप अपने डिपेंडेंट्स को बुलाते हैं, और जो डिपेंडेंट्स आप बुलाते हैं उसमें आपकी वाइफ होती हैं और आपके बच्चे जो अंडर 18 है मेनली वो हैं। अगर कोई बच्चा ओवर 18 है लेकिन इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजार रहा, तो सर्टन केसेस में होम ऑफिस उसको भी आपका डिपेंडेंट कंसिडर करता है। और जो अडल्ट डिपेंडेंट वीज़े होते हैं उसमें आप अपने रिलेटिव को उस सूरत में बुलाते हैं अगर ड्यू टू इल हेल्थ उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो अपने डे टू डे काम काज नहीं कर सकते और आपकी उनको ज़रूरत है। उसके अलावा ज़ाहिर बात है आप एप्लीकेशन ह्यूमन राइट्स पे कर सकते हैं। मुझे आपकी बहन और आपकी रिलेशनशिप की इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि मैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकूं, लेकिन इतना मैं इन समरी बता दूं कि अडल्ट को इस तरीके से बुलाना, स्पेशली अडल्ट भाई बहनों को, इस तरह की कोई स्पॉन्सरशिप का रास्ता नहीं होता। बेहतर ये होता है कि उनको आप बोलें कि वो ऑन देयर ओन यहाँ वीज़ा अप्लाई करें और यहाँ आने की कोशिश करें। और आजकल तो वैसे भी सबसे जो पॉपुलर स्टडी है वो है हेल्थ केयर के अंदर, बिकॉज अक्सर लोग आजकल ये सोचते हैं कि अगर हम हेल्थ केयर पे हम मास्टर्स करने आ जाते हैं और हेल्थ केयर का हमारा मास्टर्स या क्वालिफाई हम कर लेते हैं तो हमें 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा मिल जाएगा। और उस 2 साल के ग्रेजुएट वीज़े के अंदर अगर हम मेहनत करें, हम किसी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जगह काम करें, जो कि अक्सर होता है हेल्थ केयर के अंदर, तो वो जो प्राइवेट सेक्टर या जो प्राइवेट केयर होम है वो हमें कोई ना कोई स्किल्ड वर्कर की स्पॉन्सरशिप दे देगा। एंड दैट इज़ समथिंग जो कि बड़ा प्लॉजिबल है और बड़ा रियलिस्टिक है कि अगर आप किसी अच्छी परफॉर्मेंस दें हेल्थ केयर सेक्टर में, तो कोई प्राइवेट आपको या एनएचएस ट्रस्ट आपको शायद स्किल्ड वर्कर वीज़े पे रख ले। लेकिन ज़ाहिर बात है उसके लिए यहाँ होना ज़रूरी है और राइट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो काफ़ी लोग अब इस रूट को भी देख रहे हैं कि अगर वो स्टूडेंट के तौर पे आके यहाँ हेल्थ केयर की कोई क्वालिफिकेशन ले लें तो फिर वो आगे कोशिश कर सकते हैं वर्क परमिट हासिल करने की। हम फिर ज़ब्रानो पे आ जाते हैं। जो मैं ज़िक्र कर रहा था कि आई वाज़ वेरी शॉक्ड कि होम ऑफिस ने ज़ब्रानो का जो डिसीजन लिया है वो कितना सख्त लिया है। और उसमें अगर मैं समरी करके आपको बता दूं तो होम ऑफिस ने यही बोला है कि जी हम अपनी पुरानी डेफिनेशन के ऊपर एक एक तरह से अगर आप स्ट्रिक्टली पढ़ें बिटवीन द लाइंस के, हम कोई लॉ में ऐसा तब्दीली नहीं लाएंगे। अगर आपके पास कोई और वीज़ा है तो आप ज़ब्रानो अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपके पास इन द पास्ट आपके पास कोई और वीज़ा था जिसमें फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ जो अक्सर लोगों के पास होता है, और अगर आपको हम ज़ब्रानो पे स्विच करके भी देते हैं तो जो आपका 5 ईयर ज़ब्रानो का पीरियड है वो उस वक्त से शुरू होगा जब आपके पास ज़ब्रानो का वीज़ा आपको हम रिकग्नाइज करेंगे एज अ ज़ब्रानो केयर। तो ये वो चीज़ें हो जाती हैं जिसमें काफ़ी उम्मीद थी कि होम ऑफिस इतना आप समझ लें स्ट्रिक्ट टाइप की इंटरप्रिटेशन नहीं लेगा। और अकेंसिया के बाद ख़ास तौर पे जो कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन आया और जो होम ऑफिस का कंसेंट ऑर्डर था इस डिसीजन के अंदर, मैं खुद उसमें ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि होम ऑफिस इसके अंदर कोई प्रॉपर एक्शन लेगी। जहाँ तक बात आती है कि लोग मुझसे अक्सर फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारी पेंडिंग एप्लीकेशंस के साथ क्या होगा, वो नंबर 1 सवाल होता है। देखें, जहाँ तक पेंडिंग एप्लीकेशन की बात है, वील हैव टू वेट एंड सी। मैंने लोगों को यही बोला कि जैसे मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन आएगी कि जी जिन लोगों की पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, उनके साथ होम ऑफिस क्या बिहेवियर कर रहा है, उसी तरीके से फिर मैं भी आप लोगों के लिए एक शो करके उसमें अनाउंस कर दूंगा कि भाई देखने में आया कि होम ऑफिस ये एक्शन ले रहा है इन एप्लीकेशंस के ऊपर। लेकिन चलें, एक
वो कहते हैं सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड ये कि होम ऑफिस ने कहा है कि 25 जुलाई तक अभी भी ज़बरानो की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और अगर आप बाद में भी डालेंगे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप लेट एप्लीकेशन क्यों डाल रहे हैं। लेकिन ज़बरानो वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, और जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आई थिंक इसका काफ़ी एक लीगल पंडोरा बॉक्स खोलेगा, और काफ़ी लोग ज़बरानो के ऊपर जब ये डिसीजंस लेना शुरू किए, उन्होंने अगर डिस्क्रेशन लोगों के फेवर में इस्तेमाल नहीं की और उनको रिफ्यूज़ किया ज़बरानो के, तो आई थिंक काफ़ी लिटिगेशन होगी और काफ़ी लोग उसको चैलेंज भी करेंगे। एक और कॉलर आए हैं, हम उनकी कॉल लेते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी, वालेकुम सलाम। ये पूछना है कि इंडेफिनिट रिमेन के लिए यूके से अप्लाई करना है या अपने कंट्री से जाके अप्लाई करें? ओके, थैंक यू जी। देखें, जो नॉर्मली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशंस होती हैं वो होती हैं यहीं से, बिकॉज किसी ने अपना क्वालिफाइंग पीरियड अगर पूरा कर लिया है, चाहे वो 5 साल है या 10 साल है, तो फिर वो यहाँ से अप्लाई करते हैं। तो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन एप्लीकेशंस हैं वो यहीं से अप्लाई होती हैं। अब आ जाते हैं इंडेफिनिट लीव टू एंटर, बिकॉज आपको भी पता होगा कि सर्टेन क्राइटेरिया में इंडेफिनिट लीव टू एंटर आपको मिलता है, जिस तरह के अगर आप बच्चा पीछे छोड़ के आ जाओ और माँ बाप इधर हैं, या माँ की डेथ होगी और बच्चे को आप बुला रहे हैं, तो आप फिर डायरेक्ट बच्चे का इंडेफिनिट लीव टू एंटर अप्लाई करते हैं। तो उस वक्त जो एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन बच्चे की होती है वो इंडेफिनिट की होती है। एल्डरली एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव जब आते हैं, जब उनके वीजे अप्लाई करते हैं, तो जो उनको भी वीजे मिलते हैं वो इंडेफिनिट लीव टू एंटर मिलते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली रिमेन बन जाते हैं व्हेन दे कम हियर। तो ये दो तरह की मेन कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर आपको इंडेफिनिट लीव टू एंटर मिलता है। उसके अलावा हर तरह के वीजे के लिए आपको इधर ही रह के अप्लाई करना पड़ता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। सिर्फ ये मेनली, अगर मैं किसी तीसरी कैटेगरी मुझे भूल गई है तो आई डू अपोलोजाइज, लेकिन मेनली ये दो ही कैटेगरीज होती हैं जिनमें इसमें अकेले बच्चों का जब आप अप्लाई करते हैं तो वो इंडेफिनिट लीव टू एंटर होता है, या आप इमिग्रेशन रूल के तहत एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव्स का अप्लाई करते हैं तो वो इंडेफिनिट लीव टू एंटर होता है, जो ज़्यादातर पेरेंट्स के लिए यूज़ होता है। बाकी सारे वीज़े यहीं से एक्सटेंड होते हैं और आपको क्वालिफाइंग पीरियड अपना पूरा करना पड़ता है, रेजिडेंशियल पीरियड, रेजिडेंसी का पीरियड अपना पूरा करना पड़ता है, और उसके बाद आपका वीज़ा लगता है। तो एक तो मैंने आपसे ज़बरानो की बात कर दी, और अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ रवांडा के क्लेम्स के बारे में भी। अगर आप मैं सोशल मीडिया पे और भी वीडियोस वगैरह लॉन्च करता हूँ, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने रवांडा के ऊपर एक वीडियो भी की है, और मैं पर्सनली काफ़ी शॉक था, बिकॉज जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना आगे भी परमिशन मिल जाएगी होम ऑफिस को। उस पर आगे बात करते हैं। एक और कॉलर है, उनकी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, तारिक भाई बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल जी, अपना सवाल पूछ लें। जी, ये सवाल मेरा बेसिकली ये है, मैं 10 ईयर फैमिली रूट के ऊपर हूँ। हम्म, तो मेरे मेरे खत्म हो जाने लगी हैं 7.5 ईयर। तो अभी मेरा सवाल ये है कि 7.5 ईयर के बाद एनी चांस कि मैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि मेरे मिसेज वो ब्रिटिश सिटीजन है, मेरी बेटी भी ब्रिटिश सिटीजन है, तो एनी चांस इफ आई कैन अप्लाई लीव टू रिमेन आफ्टर 7.5 ईयर और ज़बरानो केस और व्हाटएवर। ओके, बड़ी मेहरबानी है आपकी, थैंक यू जी। देखिए, पहले मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ ज़बरानो के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप ज़बरानो की एप्लीकेशन डालते हैं, अगर अप्रूव हो जाती है, बिकॉज़ सारी बात है अब नई पॉलिसी आ गई है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपकी ज़बरानो की एप्लीकेशन अप्रूव भी हो जाती है, तो उन्होंने क्लियरली कहा अपनी नई पॉलिसी में कि हम प्रीवियस पीरियड को काउंट नहीं करेंगे, जो मैंने शुरू में बोला। तो अगर आप ज़बरानो एप्लीकेशन डालते भी और आपकी किसी वजह से अप्रूव भी हो जाती है, तो ये अर्ज़ करना है कि आपका 5 साल का पीरियड फिर से शुरू होगा। तो इन अदर वर्ड्स, जो आपका पिछला सारा पीरियड है वो फिर यूज़ नहीं होगा। तो वैसे भी अगर आप पिछले पीरियड के हिसाब से चलें तो 2.5 साल बाद या तकरीबन 2.5 साल बाद आपके 10 इयर्स पूरे हो जाएँगे। तो इस वक़्त जो पॉलिसी के हिसाब से ज़बरानो पे तो स्विच करना आपको सूट नहीं करता, बिकॉज़ आपकी जो क्लॉक है वो दोबारा से शुरू होगी, बिकॉज़ उन्होंने जो नई पॉलिसी निकाली है ज़बरानो की, उसमें होम ऑफिस ने क्लियरली बोला है कि अगर कोई ज़बरानो कैरियर हम रिकॉग्नाइज़ भी करते हैं, लेकिन जो भी उसने पीरियड फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ़ के ऊपर एज़ अ ज़बरानो कैरियर गुज़ारा है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ 5 ईयर कैलकुलेशन। तो एक तो ये बात हो गई। फिर आ जाते हैं कि जी आया मुझे अर्ली सेटलमेंट मिल सकती है, यानी तो पहली बात है कि कानून ये है कि जब आप 5 ईयर रूट पे हैं तो आप 5 ईयर रूट पे हैं, और आप जब 10 ईयर रूट पे हैं तो आप 10 ईयर रूट पे हैं, और अगर आप 10 ईयर से 5 ईयर पे स्विच होते हैं तो आपकी क्लॉक रीसेट हो जाती है। अब 20 जून को नए कानून शुरू, बल्कि टेक्निकली नए कानून 19 जून को है, लेकिन हम 20 जून का लेते हैं कि 20 जून को नए कानून शुरू हो रहे हैं। अब उसमें एक
लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, और मैंने इस पे एक कमेंट दिया हुआ है, मैं कमेंट बाद में रिपीट करता हूँ, पहले मैं लोगों की अंडरस्टैंडिंग आपको बता दूं। लोग इस अंडरस्टैंडिंग से हैं कि जी अगर आप 10 ईयर रूट पे हैं, 20 जून के बाद जब आप अप्लाई करें 5 ईयर के लिए, तो वो 10 ईयर वाला रूट भी आप 5 ईयर के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब लोग कह रहे हैं कि जी हम इमीडिएटली सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। मैं छोटी सी अर्ज कर दूं कि इतनी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग जो नया कानून लिखा हुआ है मेरी नहीं है। आई डू नॉट अग्री कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन मैंने सारों को बोला कि मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं देना चाहता कि मैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट का वेट कर रहा हूं, जो कि आई थिंक 19 को या 20 को रिलीज हो जाएगा होम ऑफिस की तरफ से, और उस पॉलिसी को देख के मैं इमीडिएटली समझ जाऊंगा कि जब उन्होंने कहा कि क्लॉक रीसेट नहीं होगी उनका क्या मतलब है। लेकिन जिस तरीके से मुझे लोग बता रहे हैं कि उसका ये मतलब है, जब मैंने कानून पढ़ा है मुझे उस इंटरप्रिटेशन कि ये वाली समझ नहीं आई जो लोग कह रहे हैं, जो मेरे ख्याल से आप भी इनडायरेक्टली कहने की कोशिश करें कि जी अगर मैंने 7 साल 10 ईयर रूट पे गुजार लिए हैं, अब नया जो कानून होगा उसके तहत मैं उस 10 ईयर को 5 ईयर वाले पीरियड में भी यूज कर सकता हूँ। इतनी क्लियर कट इंटरप्रिटेशन मेरी नहीं है, तो प्लीज अगर आप 19-20 तक वेट कर लें जब ये पॉलिसी बन के आएगी, मैं फिर उसके बाद बता सकूंगा। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। वो पूरी बात तो नहीं बता सके। मेरे हस्बैंड का 5 इयर्स का विजिट वीजा 10 इयर्स का हो गया पूरा। अब उनकी उम्र 72 इयर्स है, तो वो कौन सा वीजा अप्लाई करेंगे? आपकी पहली बात मुझे समझनी है, विजिट वीजा उनका पूरा हो गया? मैं समझा नहीं आपकी जी, बात। 10 इयर्स का। वो विजिट वीजे पे इधर आए थे? जी विजिट वीजा पे आए हैं, 10 इयर्स का वीजा है, हर साल आते हैं। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी, थैंक यू। तो क्या उनके लिए इंडेफिनिट अप्लाई करें क्योंकि बेटा सेटल हुआ है इधर? मैं अर्ज कर देता हूँ आपको। थैंक यू। थैंक यू। देखें, जब आप विजिट वीजे पे आते हैं तो आपका एक जो पीरियड है वो 180 डेज से ऊपर नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आपको जाना चाहिए वापस। और अगर किसी को मल्टीपल विजिट वीजा लगा है तो वो टेक्निकली लॉन्ग रेजिडेंस के अंदर काउंट नहीं होता पीरियड, टेक्निकली जो विजिट का। एक कोर्ट ऑफ अपील में रिसेंटली केस आया था, उसमें एक वीजा एक एप्लीकेंट ने ऐड करवा लिया था, लेकिन वो एक अलग सिनेरियो था। लेकिन नॉर्मली जो आप लोगों को 10 ईयर लॉन्ग विजिट वीजे मिले हुए हैं, ये लॉन्ग रेजिडेंस में काउंट नहीं होते। तो ये तो एक बात आपकी हो गई। सेकंड बात ये है कि जब आपके पास विजिट वीजा है तो यहाँ से एक्सटेंशन नहीं हो सकती, आपको हर वीजा लेने के लिए वापस अपनी होम कंट्री में जाना पड़ता है। तो आई होप आपने किसी भी विजिट में ओवरस्टे ना किया हो, मीनिंग आपने 180 डे से ज्यादा एक बारी में ना रहे हो, जो कि अक्सर लोग नहीं रहते। लेकिन आपकी जो विजिट वीजे का नया वीजा है वो आप अपनी होम कंट्री में ही अप्लाई करेंगे। थैंक यू आपकी कॉल का। सेकंड कॉलर की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका सवाल, और मैं टीवी पे जवाब आप सुन लें प्लीज। ओके, सवाल ये है जी कि मेरा फैमिली मेंबर है, वो पाकिस्तान से इधर आए थे स्टूडेंट वीजे पे आज से 10 साल पहले। जी तो उसमें ये था कि उनमें एक बार वो इलीगल हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहाँ पे शादी की, और यहाँ से शादी में जो ब्रिटिश लड़की थी, उनकी कजन ही थी, तो उनसे एक बेटा हुआ, और फिर उनकी बाद में तलाक हो गई, कोई घर के मामला में खराबी हो गई। जी अब वो बच्चा जो है वो मेरी कजन के साथ है, यानी उस जो डैड के साथ है, वो डैड के माँ साथ के है साथ आपने? नहीं है। जी है। तो उसने अप्लाई किया बच्चे का, तो बच्चे का ये हुआ कि उन्होंने वीजा दे दिया 10 ईयर आउट का, यानी एज ए ब्रिटिश चाइल्ड का फादर जो है तो उसका 10 ईयर्स का दे दिया। अब उन्होंने जमरानो बीच में अप्लाई कर दिया कि मैं भी जमरानो में हो जाए। एक लोकल सॉलिसिटर से किया था, तो वो लोकल सॉलिसिटर पे अभी उनको बताया कि आपका जमरानो नहीं हो सकता, कि आपका स्टेटस लीगल है, आपको 10 ईयर का जो राउंड मिला है वो जो है वो उसका ये वाला जो सिस्टम है वो आपका चलता रहेगा, आपको जमरानो में वो मैं भी के आपको डिक्लाइन कर देना। तो वो मैंने ये पूछना था कि अब चूंकि उसका 10 साल का राउंड है, उसका नो पब्लिक फंड है, अब वो अकेला बच्चा है उसके पास, तो ये सारी चीजें जो है ना वो अब हम कैसे वो बेचारा मैनेज करेगा काम करके, बच्चे के लिए क्या क्या वो कर सकते हैं, इस तरह की कोई चीज आप मुझे प्लीज कर दें कि उसका बेटर रूट क्या बन सकते हैं, अगर जमरानो भी उसका नहीं हो सकता तो। ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू।
देखिए, एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर होम ऑफिस की पॉलिसी को देखा जाए तो उसकी बेस पे जिन लोगों के पास ऑलरेडी वीज़े हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस टाइप के लोग हैं, ज़बरानो, तो अब नहीं मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम एप्लीकेशन विथड्रॉ ना करें, लेट्स वेट इट आउट, देखते हैं कि होम ऑफिस लिख के क्या देता है। उसकी वन ऑफ द रीज़न इज़ कि होम ऑफिस ने कंसेंट ऑर्डर में क्लियरली कहा है कि आप एक वक़्त में 2 एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एक शख्स बोल सकता है कि जी मेरी इंटेंशन तो नहीं थी दूसरी एप्लीकेशन करने की, लेकिन मैं मजबूर था बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि ज़बरानो कितना टाइम लगाएगी और मैंने वो एप्लीकेशन बिल्कुल कन्वीनियंस के लिए सिर्फ की थी। वेदर दैट्स लीगल आर्ग्यूमेंट, ये बात की बात है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ज़बरानो को विड्रॉ ना करें, डिसीजन आने दें रिफ्यूज़ल का, क्योंकि मैंने जिस तरह बोला कि अभी ज़बरानो के ऊपर काफ़ी बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलेगा और ज़बरानो के ऊपर काफ़ी चीज़ें होंगी, तो रिलैक्स करें। अब आ जाते हैं हम जो आपका सेकंड पार्ट था कि जी नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड, और काफ़ी वीज़े जो मिलते हैं आपको 10 ईयर 5 ईयर पे, ये नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड होते हैं। तो उसमें एक अलग एप्लीकेशन डलती है होम ऑफिस को, जिसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं होम ऑफिस से कि जी मेरा रिकोर्स टू पब्लिक फंड उठाया जाए। वन ऑफ द रीजन इज कि इट विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज दिए हैं कि मैं अपने बच्चे को पाल सकूं। तो फिर ये होता है कि आपको हाउसिंग का बेनिफिट मिल जाता है, सिंगल पेरेंट का बेनिफिट मिल जाता है, और काफ़ी और बेनिफिट हैं जो आपके लिए खुल जाते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। एक एप्लीकेशन होती है जो नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड की एप्लीकेशन होती है, हटाने के लिए वो चाहिए आपके दोस्त को कि वो अपने दोस्त बोला था, फैमिली मेंबर बोला था, उनको चाहिए कि वो डालें। थैंक यू आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Hi, Assalamu alaikum. How जी, are you? आई एम गुड। वालेकुम अस्सलाम। हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? Okay, so just I saw something in the TV right now, Immigration with Tariq. Yeah, that's the It's a show. serious. You're calling live. You can ask your question, and then if you can listen on the TV, ma'am, I'll answer your question, and then you could hear it on the TV live, ma'am. Yeah. So on this number only, I just call, which Yeah, I yeah, yeah. see, which I right now see in the TV. So Yes, can I share my problem with you? yes, ma'am. Some days ago, I mean some months ago, I came here August 2020, and because of my IGS band, university gave me the pre-sessional course, and in my pre-sessional course, I got a plagiarism. Yep. So I got the termination mail from the university. So is there any chance to stay here? I mean, I didn't get the home office mail till now. So is there any options available for me? Okay. Thank you, ma'am. I'll explain something to you. Thank you. When a person comes in this country as a student, that person is wholly dependent on the university, because obviously if the university is unhappy with your attendance or with any of the policies the university have, if you go against one of their policies, then they can either report you to the home office, or they could tell you to leave the country because they're not going to sponsor you anymore. And as a student, you are then in a dilemma, in a catch-22 situation, because you're sponsored by the university. It's very difficult for you to seek another university because most universities would require you to have at least an academic progression. In very limited cases, another university will allow you linear progression. So the problem I have with students, and I meet a lot of students who are in universities, either they fail a subject, they can't reset, and the university has said, we will not allow you to resit, or for various reasons, universities say that we're not going to issue you a new CAS for you to reset the examination. You have to go to your home country and reset the examination from there. And in your case, for example, if you have been blamed, or if the university finds you've used plagiarism, which is they think that you've copied the essay from the internet, whatever their guidelines are, then if you lose your case, meaning sometimes they allow you to appeal your decision, or they allow you to resubmit your work. And if you resubmitted your work and they're still not happy and they have declined to enroll you further, then obviously you have a dilemma, because no other university most likely is going to give you an admission, and then you're left in a very precarious position, because as a student, if no other university takes you on board, you will not be allowed to get an extension, and that will jeopardize your future as a potential graduate visa candidate. So when a person finds themselves in such a condition, I normally tell them, because it'll be in their best interest, to go back home and seek entry clearance as a student and start the course afresh. Obviously, a lot of students don't like that because they feel they've spent a lot of money and they want to find a solution while they're in this country. Unfortunately, that is very, very difficult. Reason being because
you are wholly dependent on the university. So try to convince the university they could somehow give you a new cast so you're unable to resit your papers, and if that is not possible, in potential extension, and if that is not possible, you should seriously consider, if not the university gives you a new cast, which would be very unlikely because of the academic progression, you could try to go back and then come back as a student. Thank you for your phone call. अस्सलाम वालेकुम जी, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. वेलकम टू द शो. Yeah, no, just I have another question as well. That's why I phoned again. Yes. Yeah. So my another question is that, so is there any other option, like I can switch my visa from tier 2, I mean student to tier 2 visa, so if I get the sponsorship from any care home or any company? All right. Thank you. Yeah. I mean, potentially, if you don't want to move forward as a student and you get a sponsor who's willing to give you a skilled worker course, then obviously there is no problem. You could apply because there is no market labor test. The only test is the job should be genuine, and the employer has to prove that point. So from your point of view, there's very little to prove to the Home Office. So yes, if you do find a potential employer who's willing to give you a course under the skilled worker scheme, there's a very good possibility you'll be able to switch, unless the Home Office does an interview with you and they find that you failed the interview because they don't find you a genuine candidate. Unlikely to happen because you speak English, and I hope and I know whichever visa you're going to go for, hopefully you would be having experience and relevant knowledge in that field, then that should be all right. But yes, if you don't intend to extend as a student, you'll have problems, which we discussed. But if you're switching into a skilled worker, because there is no market labor test, then there is a possibility that should go smoothly for you. But that is all dependent on the employer and what sort of code they give you, and they meet all of the point-based system requirement when they apply for the skilled worker visa. So thank you for your phone call. मेरे ख्याल से अभी हम थोड़ी सी और बात कर लेंगे. अगर कोई और कॉल आई तो मैं वो भी अटेंड कर लूंगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑन द डॉट आई थिंक हाफ एन आवर के ऊपर ब्रेक पे भी जाना है. मैं जिस तरह जिक्र कर रहा था थोड़ा सा फिर हम ब्रेक पे जाने से पहले कि आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, और शुक्र है कि रवांडा वाली चीज़ थोड़ी सेटल हुई है, क्योंकि आई थिंक जो लास्ट न्यूज़ थी सिर्फ गिनती भर लोग रह गए थे प्लेन के ऊपर, बाकी सारों ने सक्सेसफुली चैलेंज कर लिया था उसको. बट आई वाज पर्सनली वेरी सरप्राइज्ड कि रवांडा वाली चीज़ वेंट दिस फार, जितनी गई भी थी. मेरे ख्याल से हम एक और कॉलर लेते हैं, मैं इनका सवाल सुन के फिर हम ब्रेक पे जाते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. जी वालेकुम अस्सलाम. आप बोल रहे हैं, अपना सवाल पूछ लें सर, और जवाब आप फिर शो के ब्रेक के बाद टीवी पे सुन लीजिएगा प्लीज. जी बिल्कुल. आई थिंक उनकी लाइन कट गई, वो समझे नहीं क्योंकि उन्होंने पहले मुझसे सवाल पूछना था, बट कोई बात नहीं. हम अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका सवाल क्या है? सर मैंने वो पूछना था अपनी अम्मी के के बारे में. सर वो मेरी अम्मी ना 74 इयर्स ओल्ड है, और मेरा छोटा भाई है वो पाकिस्तान में. उनके पहले ना विजिट काफी वीजे लग चुके हैं, मतलब इन द पास्ट लाइक 2 इयर्स का, 5 इयर्स का, छोटे भाई का भी और अम्मी के भी. तो अभी इन्होंने काफी अर्से के बाद, अभी 3-4 साल बाद फिर अप्लाई करने लगे हम लाइक विजिट वीजा, क्योंकि अभी स्पॉन्सरशिप वाला सिस्टम हो गया है ना. तो अभी बड़ी मेरी सिस्टर है, वो लंदन में रहती है, वो उनको स्पॉन्सर करेंगी. एक स्पॉन्सर उन्होंने भेजा हुआ है. तो सर कितने % चांसेस है? और एक और बात पूछनी थी कि वो मतलब कितनी स्टेटमेंट लगाए. छोटे भाई ने भी अम्मी के साथ अप्लाई किया हुआ, दोनों का एक ही स्पॉन्सर है, मतलब बड़ी सिस्टर स्पॉन्सर करेगी उनको. तो मतलब क्या चीज आप समझते हैं कि क्या करना चाहिए उनको कि मतलब डेफिनेटली वीजा लग जाए? वो मतलब रेगुलर आते जाते रहे हैं, पहले विजिट वीजा काफी ज्यादा उनके लगे हुए हैं. तो आप प्लीज उनके काइंडली बता दीजिएगा. ओके, बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल की. देखें, पहली बात तो ये कि कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता कि जी क्या हम स्टेप्स लें तो आपका वीज़ा हर हाल में लग जाएगा. देयर इज़ नो सच थिंग इज़ गारंटी. सिर्फ इंसान ये कर सकता है कि अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से थोड़ी सी ऐसी बातें आपको बोले जिससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाए. और उसमें भी मैं आपको एक तजर्बे से बात बोलता हूँ कि कभी कभी उसके बावजूद होम ऑफिस बड़ा अनरीजनेबल बिहेवियर लेता है और रिफ्यूज़ कर देता है. बिकॉज एक बात देखें, ज़िंदगी में याद रखें, अगर होम ऑफिस
और ये मैं बहुत कहता हूँ अपने शोज में कि अगर होम ऑफिस का हर डिसीजन बिल्कुल ठीक हो तो कोर्ट्स की जरूरत ना हो, और अगर कोर्ट्स का हर डिसीजन बिल्कुल ठीक हो तो उससे ऊपर वाले कोर्ट की जरूरत ना हो, अगर उसके ऊपर वाले कोर्ट का हर डिसीजन ठीक हो तो फिर कोर्ट ऑफ अपील और सुप्रीम कोर्ट की इन मुल्कों में जरूरत ना हो। तो हर स्टेज पे बिल्कुल कानूनी गलती हो सकती है, होम ऑफिस तो सबसे ज्यादा गलतियां करता है। तो इसलिए ये बोलना कि कौन से हम डॉक्यूमेंट लगाएं हर हाल में वीजा मिलेगा, ऐसी कोई बात। मोटा मोटा ये होता है जो आप कर सकते हैं, जो समझ लें गाइडलाइन है, वो ये है कि अम्मी ने ये प्रूव करना है कि उनकी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है और क्यों वो वापस अपनी कंट्री जाएंगी इस विजिट के बाद। तो जारी बात है अगर उन्होंने प्रीवियस ट्रिप्स ली हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनके एक कंप्लायंस है तो वो उस चीज़ को अपने फेवर में यूज़ कर सकती हैं, बोल के कि भी देखिए मेरे इतने ट्रिप्स है, मैंने वहाँ जाके सेटल तो होना नहीं है, मैं तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलने जा रही हूँ और मैं अपने यंगर बेटे को इसलिए लेके जाती हूँ कि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है रास्ते में, मैं पहले भी उसको ले जाती रही हूँ। तो मेन बात वही आ जाती है कि आपने इन सारे फैक्टर्स को कवरिंग लेटर में इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। अब आ जाते हैं स्पॉन्सरशिप की तरफ। देखिए नॉर्मली जो यहाँ का स्पॉन्सर होता है वो ये लिख के देता है कि जी मेरे पास अकोमोडेशन अवेलेबल है और मैं इनको स्पॉन्सर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे घर आके वो रहेंगे। बट सर्टन केसेस में जहाँ आप अपने वालदैन को स्पॉन्सर करते हैं, बिकॉज ज़्यादातर वालदैन रिटायर्ड होते हैं, तो आप ये भी बोलते हैं कि जी मैं उनका जर्नी का भी पूरा खर्चा उठा रही हूँ, जो कि आपकी बहन शायद बोलना चाहें, तो फिर उस सूरत में उनको अपने फाइनेंसेस और अपनी स्टेटमेंट्स लगानी है ताकि होम ऑफिस इस बात से मुतमईन हो कि उनके पास इतनी डिस्पोजेबल इनकम है कि बड़े आराम से वो अपनी मदर का ये जो ट्रिप है इसको अफोर्ड कर सकती है। और मदर की तरफ से जब वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाएं तो इट शुड मेक सेंस, यानी कि उनको अपने कवरिंग लेटर में मेंशन करना चाहिए कि मेरा मंथली खर्चा इतना है मेरे घर का, और क्योंकि मे बी जॉइंट फैमिली सिस्टम ये होता है कि बाकी बच्चे घर का खर्चा उठा रहे होते हैं और पेरेंट्स के इतने खर्चे नहीं होते, तो वो सारा कवरिंग लेटर में एक्सप्लेन करना है और मदर ने बताना है कि ये सारे जो मेरे खर्चे हैं मंथली वो इस तरीके से स्पेंड हो रहे हैं और इस तरीके से मुझे पैसा आ रहा है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी 20 लाख या 20 करोड़ होगा तो वो हर हाल में वीजा दे देंगे। इट्स अ वेरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, केस बाय केस। लेकिन बेस्ट चीज आप यही कर सकते हैं कि हर चीज की आप एक्सप्लेनेशन दें अपने वीजे के ऊपर अम्मी। और एक जो अच्छी बात अम्मी की है कि उनकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी है कंप्लायंस की, और बार बार इस चीज को अपने कवरिंग लेटर में मेंशन करें कि आप मेरी हिस्ट्री देखें, क्योंकि अगर मैंने यहाँ रहना होता तो मैं पहले भी यहाँ रह सकती थी। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, इसी प्रोग्राम में मेरी आपसे बात हुई थी 2 हफ्ते पहले ना। जी जी। तो मेरा केस था बच्चे के बारे में कि मैं बच्चे की बेस पे अपना वीजा अप्लाई कर सकता हूँ। मेरे रिलेशन वाइफ के साथ अच्छे नहीं है जी तो आपने मुझे गाइडलाइन किया था कि हाँ अगर केस हो जाएगा ना, जी। तो वो मैं केस करना चाहता हूँ। तो आगे फर्दर मुझे आपका कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा ताकि मैं आपसे मजीद इंफॉर्मेशन भी ले लूँ और आगे फिर अपना केस सबमिट करवाऊँ। उसके लिए प्रोसीजर मुझे चाहिए होगा सारा, एक कोटेशन चाहिए होगी ना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, फीस कितनी होंगी जी। और ये सारा प्रोसीजर मुझे चाहिए होगा। लेकिन वो आपको कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए जिसके जरिए मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर सकूँ। थैंक यू भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। देखें होता ये है कि शो में हमारा फॉर्मेट ये है कि हम अपने कोई पर्सनल चीज़ का एडवर्टाइज बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उस चीज़ की इजाज़त नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीडिया पे 10 साल से ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ इमिग्रेशन एंड तारिक ही डाल देंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, बिकॉज मैं हमेशा पिछले आई थिंक जितने भी सालों से मीडिया में काम कर रहा हूँ वो इसी शो के ऊपर कर रहा हूँ, तो वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें तो आराम से डिटेल्स मिल जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा शो का ये फॉर्मेट नहीं है कि हम अपने आप को एडवर्टाइज करें। हम सिर्फ आपके इमिग्रेशन के मसलों को सुन सकते हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। बट थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम भाई। हाय तारिक सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। मैं एक्चुअली 2018 में आया था आईसीटी वीजा पे और लास्ट ईयर मैंने अपना वीजा स्विच किया टू स्किल्ड वर्कर। तो मुझे ये पूछना था कि एम आई एलिजिबल फॉर ILR आफ्टर 5 इयर्स, और मेरा साइकिल रीडिफाइन हो गया है जब मैंने वीजा स्विच किया टू स्किल्ड वर्कर। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मैं ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे इस तरह अभी याद नहीं है, पॉलिसी मेरे सामने है और बड़ा क्लियरली लिखा है कि जब आप स्किल्ड वर्कर पे आते हैं कौन सा पिछला पीरियड आपका ऐड हो सकता है।
मेरा दिल और मेरा दिमाग ये कह रहा है कि आईसीटी वाला पीरियड काउंट नहीं होता, लेकिन मैं उस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता जब तक मैं उस पॉलिसी को दोबारा ना देख लूँ। तो अगर आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता करते हैं तो मुझे अब रेफरेंस दे दें कि तारिक भाई मैंने आपसे शो के दौरान बात की थी, तो आपने रिक्वेस्ट की थी कि मुझसे आप डायरेक्टली रब्ता कर लें, तो आप शो का जब रेफरेंस देंगे नॉट अ प्रॉब्लम, मैं आपके लिए वो चीज़, मेरे लिए इट्स ओनली 5 मिनट की चीज़ कि मैंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे जाके वो चीज़ निकालनी है। सब कुछ मेरे सामने, लेकिन मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा कि कौन कौन सी वीज़े कैटेगरीज थी जो अगर आपके पास ऑलरेडी हैं और आप स्किल्ड वीज़े पे स्विच करते हैं तो प्रीवियस पीरियड उसमें काउंट होता है। मेरी अक्ल ये कह रही है कि आईसीटी का पीरियड काउंट नहीं होता, लेकिन मैं उसमें इसलिए कमेंट या कमिट नहीं आपको करना चाहता कि थोड़ा सा वेग हूँ मैं उसके बारे में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा अच्छी बात होती है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, इसलिए मैं कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं इस बात को एडमिट करने के लिए कि अगर आप मुझसे बाद में रब्ता करें, मैं इट विल नॉट टेक मी मोर देन 5 मिनट्स कि मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ कि आईसीटी का पीरियड, टू कंफर्म दिस कि आया आईसीटी का पीरियड जो आपने गुजारा है वो स्किल्ड वर्कर के 5 ईयर पीरियड में ऐड हो सकता है यानी, और वो पीरियड थोड़ा एक्सटेंड हो जाए। आई विल हैव टू चेक दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे कॉल को मतलब इस शो को देख रहे हैं, और जारी बात है हमने जब ये शो शुरू किया था तो इतनी कॉल्स नहीं आई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई होप कि सोशल मीडिया पे इस चैनल पे हमारा ये शो पॉपुलर हो, तो जो लोग इस चैनल पे शो को देख भी रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि हम लोग एवरी थर्सडे 6 o'clock आते हैं आपकी खिदमत में। तो अगर आपके और फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको आप जानते हैं या सोशल मीडिया पे, प्लीज एडवर्टाइज करें इस बात को। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना हौसला अफजाई होती है हमारी। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिल्कुल, आप बात करें, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें प्लीज। साहब मुझे पूछना था कि ये जो एक न्यू आजकल बात चल रही है कि जिन बच्चों को यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए, अब अगर बच्चे हमारे 10 साल के हो गए, मेरे साथ मैं 10 ईयर्स के हूँ, तो मेरे बेटे को यहाँ पे मोर देन 10 ईयर्स हो गए और दूसरा बच्चा बहुत इधर है और उसको 5 साल हो गया। कुछ ऐसा है कि इमिग्रेशन वाले इन बच्चों को परमानेंट रेजिडेंट के साथ साथ वो कुछ पासपोर्ट वगैरह इशू करने की इशू चल रहा है, ऐसा प्लीज बताएं। बड़ी मेहरबानी भाई, अभी तक ऐसी चीज तो कोई नहीं आई कि जिसमें बोला जाए कि वो पासपोर्ट भी पीआर के साथ इशू करके दे रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर उन्होंने बोली है कि जो बच्चे इस मुल्क में पैदा हों और वो 7 साल के हो जाएं तो वो इनडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं 20 जून के बाद से। और जो अर्ली अडल्ट स्कीम है उसमें जारी बात है यंग अडल्ट विल बी बिटवीन 18 to 25। जहाँ तक अर्ली रजिस्ट्रेशन की बात है एज ब्रिटिश सिटीजन, वो तो वही है कि जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ है और उसके 10 साल पूरे हो जाते हैं तो वो फिर रजिस्ट्रेशन कर सकता है एज ब्रिटिश चाइल्ड। स्टेटलेस के ऊपर वैसे ही कानून अब बहुत सख्त हो गया, जब वो इम्प्लीमेंट होगा उससे मुझे लगता है कि स्टेटलेस एप्लीकेशंस पे काफ़ी स्टॉप लग जाएगा, और यही होम ऑफिस चाह रहा था कि स्टेटलेस एप्लीकेशंस पे स्टॉप लगा दे। और वैसे भी स्टेटलेस एप्लीकेशन वो लिमिटेड, नैरोड डाउन टू उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स इंडियन हैं। तो एट द मोमेंट सर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं ऐसी बातों को, बिकॉज सारी बात है सोशल मीडिया बड़ा बहुत है, तो ऑफकोर्स लोग स्पेकुलेट तो बिल्कुल करते हैं, लेकिन अभी तक होम ऑफिस ने कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी कि जी हम इंस्टेड ऑफ पीआर, क्योंकि अगर इन्होंने नेशनैलिटी देनी होती तो ये पहले ही पॉलिसी निकाल देते कि जी हम लोग जो बच्चे ने यहाँ 7 साल गुजार लिया हम उसको नेशनैलिटी देंगे, इंडेफिनिट नहीं देंगे। एक बात अलबत्ता मैं आपको जिक्र कर दूं कि ऑलरेडी एक पॉलिसी एग्जिस्ट करती है होम ऑफिस के अंदर कि अगर आपको लगता है कि बड़े कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं आपके बच्चे के एंड यू थिंक इट विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, तो आप नेशनैलिटी उसकी डिस्क्रेशन पे अप्लाई कर सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। डिपेंड करता है कि वेदर आपको फ़ायदा क्या है, बट जारी बात है क्योंकि एप्लीकेशन इतनी महंगी हैं, और अब ख़ास तौर पे रिसेंटली एप्लीकेशन पे मैंने खुद उस पर वीडियो भी की थी, फी वेवर मिलना शुरू हो गया है। तो आई थिंक आप कुछ लोग फी वेवर लेके इसको ज़रूर ट्राई करें कि जो डिस्क्रेशन वाली एप्लीकेशन है बच्चों की, जिसमें कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं है सर्टेन रेजिडेंशियल पीरियड की, जी बस बेस्ट इंटरेस्ट है बच्चे को हम नेशनलिटी दे, तो लोग शायद उसको भी ट्राई करें, तो मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मेरे आगे से इस टाइप की कोई न्यूज़ नहीं गुजरी जो आप बोल रहे हैं, एंड ये इस टाइप का मैकेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि आप किसी को भी उठा के अप्लाई कर सकते हैं कि जी इसको ब्रिटिश सिटीजनशिप इस बच्चे को दे दें, रजिस्टर कर लें इस ब्रिटिश सिटीजन, इसके बेस्ट इंटरेस्ट में। अब जब के फी वेवर हो गया तो मे भी कुछ लोग वाली एप्लीकेशन भी ट्राई करें, बट ओवरऑल वही सिनेरियोज हैं जो सबसे पॉपुलर हैं, जिसमें हो जाता है जो बच्चा इधर पैदा हो 10 की एज का हो जाए, या जो बच्चे के पेरेंट्स के पास इंडेफिनिट एक के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है पेरेंट के पास, वो बच्चा जब माँ या बाप में से कोई एक नेशनैलिटी अप्लाई कर रहा है तो वो
बच्चा एज ए डिपेंडेंट उस एप्लीकेंट में अपने आप को ऐड करवा ले, तो देखने में आया कि होम ऑफिस वाले उस बच्चे को भी रजिस्टर कर लेते हैं माँ बाप में से एक के साथ जो अपनी अप्लाई करे, लेकिन उसमें शर्त है कि दूसरे पेरेंट के पास भी या सिटीजनशिप या इंडेफिनिट होना चाहिए। तो ये तो बात हो जाती है। इसके तो मैं वो जो जिक्र कर रहा था कि हमारा प्लान यही है कि हम अपने शो को एवरी थर्सडे करेंगे 6 o'clock। तो अगर आप चैनल पे आते भी हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आप इंशाल्लाह ताला एवरी वेडनेसडे 6 o'clock सॉरी एवरी थर्सडे 6 o'clock आएंगे तो एटलीस्ट आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शो के बारे में बताएं ताकि उससे होपफुली हम अपने शो के बास्केट को थोड़ा बड़ा करें और अपने ऑडियंस को थोड़ा बड़ा करें। मैं रवांडा वाली चीज़ का जिक्र कर रहा था बिकॉज इस तरह अगर आप मेरे शोज को फॉलो करते हैं तो मैंने इस पे पहले भी जिक्र किया है कि मुझे नहीं लग रहा था कि रवांडा वाली चीज़ होगी। आई वाज वेरी शॉक कि जब इतनी आगे तक बात चली गई कि कोर्ट ऑफ अपील ने भी इंटरम इंजेक्शन को रिफ्यूज कर दिया, लेकिन चले यूरोपियन कोर्ट ऑफ अपील बीच में अब आ गई है। बॉटम लाइन ये है कि जो पॉलिसी की समझ लें उसको क्या हम कहते हैं इस वक्त की जी लॉफुल पॉलिसी है भी या नहीं, उसकी सब्सटेंसिव हियरिंग अभी भी होनी है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी परहैप्स कि ये चीज़ शायद ओवरटर्न हो जाए या ये चीज़ यू टर्न मान ले, लेकिन लगता तो ये कि द कंट्री यानी कि जो सेक्रेटरी स्टेट इज एडमेंट कि इस चीज़ को हमने सी थ्रू करना है। एक चीज़ रवांडा वाली चीज़ है, मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि जी हम साउथ एशिया से आए या मिडिल एशिया से आए और हमें साउथ ईस्ट एशिया से आए, हमें बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें डर लगता है हमें रवांडा ना भेज दें। तो देखिए हम उन लोगों को मेनली रवांडा के बारे में एलिजिबल बोल रहे हैं, उस कैटेगरी में डाल रहे हैं जिनका इनएडमिसिबल क्लेम है, जिसमें वन ऑफ द रीज़न जो मेन कैटेगरी एडमिसिबल की कि जी आप किसी ऐसे यूरोपियन कंट्री से आए हैं जहाँ पहले असाइलम कर सकते थे लेकिन आपने चूज किया कि आपने असाइलम नहीं करना एंड यू वांटेड टू कम हियर, तो वो हम समझते हैं आप इनएडमिसिबल हैं और फिर उनको उस रवांडा वाले पॉट में डाल रहे हैं। अब सारी बात है जो लोग इंडिया पाकिस्तान और इन कंट्री से आए हैं अगर वो डायरेक्ट इस कंट्री में आए हैं तो फिर तो जारी बात, या पहले किसी और वीज़े पे और अब यहाँ असाइलम कर रहे हैं, तो जो पहला टेस्ट है एडमिसिबिलिटी का तो वही होम ऑफिस उनको उनके खिलाफ क्लेम नहीं कर सकता बिकॉज वो किसी यूरोपियन कंट्री के थ्रू नहीं आए। तो शायद वो मोस्ट लाइकली फिर वो रवांडा वाले पूल में नहीं आएंगे अनलेस वो उनका कंप्लीटली केस अनसर्टिफाई करें और फिर भी रवांडा नहीं भेजेंगे उनकी होम कंट्री में भेजेंगे। ये तो बेसिकली वो लोग हैं जो पहले यूरोप में थे, कुछ ऐसा यूरोप में बैठे रहे हैं और फिर आपको पता है कि स्मगल होकर या दूसरे तरीकों से इस मुल्क में आए। तो होम ऑफिस का व्यू ये है कि जब आप फ्रांस में थे, आप जर्मनी में थे, आप बेल्जियम में थे, जिन भी यूरोपियन कंट्री से ट्रैवल करके आप आए हैं तो आपने उधर क्यों नहीं असाइलम किया, व्हाई डिड यू कम यूके और आपने यहाँ असाइलम किया। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक उसको ऑलरेडी बड़ा चैलेंज किया जा रहा है। तो जो मेन बात मुझे लोग कहते थे कि जी हमें बड़ा डर है कि अगर हमें रिफ्यूज हो जाता है हमारा असाइलम तो हमें रवांडा वाले पॉट में नहीं डालेंगे, तो उसमें भी बड़ा लंबा टाइम है स्पेशली जो एशियन कंट्री से लोग आते हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तारिक साहब से बात हो जाएगी? जी वालेकुम अस्सलाम, आप बात करें, अपना सवाल पूछ लें और जवाब मैं टीवी पे दे देता हूँ। जी तारिक साहब, शायद बहुत लोग मेरे अपने भाई का वीजा अप्लाई किया था विजिट वीजा ना फैमिली के साथ पाकिस्तान से, तो वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है उनकी स्टेटमेंट के ऊपर। तो वो ये कह रहे हैं डिसीजन लेटर में कि इसमें अपील का राइट नहीं है कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव भी कोई इसमें एरर नहीं है या राइट नहीं है, तो इसका तो कुछ कर सकते हैं इसका या दूसरी एप्लीकेशन करनी पड़ेगी? ओके, थैंक यू जी आपकी कॉल का। पहले तो मैं आपको एक कंफर्म बात कर दूं कि एक ऑप्शन लोगों के पास होती है, अगेन मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आप इमिग्रेशन विद तारिक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं वह काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हैं इमिग्रेशन के बारे में। उसमें एक बात ये होती है कि आपके पास एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल, बिकॉज जब आपका होम ऑफिस कोई डिसीजन लेता है और आपकी विजिट वीज़ा को रिफ्यूज़ करता है तो आप बड़े आराम से उसको चैलेंज कर सकते हैं थ्रू अ जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस। और जो वो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है उसका पहला स्टेप होता है प्री एक्शन प्रोटोकॉल, जो आप होम ऑफिस के एक अलग से डिपार्टमेंट को एक धमकी में ग्राउंड्स के साथ खत भेजते हैं और उसमें आप कहते हैं कि जी हमारी नज़र में ये डिसीजन अनलॉफुल था और अगर आप इस डिसीजन को रिवर्स नहीं करते तो हम कोर्ट में जाने लगे हैं। वो जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन होती है। मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं जिसमें प्री एक्शन प्रोटोकॉल में होम ऑफिस ने विड्रॉ किया अपना डिसीजन, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपका केस भी उसी में से आता है, वो केस बाय केस डिपेंड करता है। कभी कभी बिल्कुल क्लियरली नजर आता है कि आपने एप्लीकेशन इनएडिक्वेट डाली थी, तो फिर आपको बेहतर ये है कि इंस्टेड ऑफ प्री एक्शन प्रोटोकॉल आप नई एप्लीकेशन डालें।
90% मैं रिफ्यूजल देखता हूँ वो स्टेटमेंट के ऊपर होते हैं। अगेन जिस तरह मैं बाबा कह रहा हूँ, अगर आप सोशल मीडिया पे इमिग्रेशन विद तारिक डालें, बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन उस पर मिलेगी जो मैंने इन पे वीडियोस बनाई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन मैं एक बात ज़रूर इसके अंदर अर्ज करना चाहता हूँ कि आप जब बैंक स्टेटमेंट देते हैं किसी की भी, तो उसको पहले खुद देखें, अपने मतलब आपके फ्रेंड्स की या भाइयों की जब आप डालते हैं, पहले उसको डिवाइड किया करें मंथली बेसिस पे और देखें कि इन एंड आउट कितने, और आप देखेंगे इतना हैप्पैज़र्ड स्टेटमेंट्स होती हैं इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। तो पहले यू नीड टू मेक सेंस ऑफ दोस स्टेटमेंट्स। तो आपको होम ऑफिस का अपने कवरिंग लेटर में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि ये स्टेटमेंट्स का इन एंड आउट क्या है सारा, और इनका मंथली खर्चा क्या है फैमिली का। बिकॉज आप जब यूके बेस्ड स्टेटमेंट देखें तो बड़ी क्लियरली अच्छी तरीके से समझ आती हैं, बट ये फॉरेन स्टेटमेंट्स नहीं समझ आती। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जाए विजिट वीज़ा एप्लीकेशंस के अंदर कि जी हमारी लिविंग कॉस्ट क्या है, ये पैसा कैसे आ रहा है, ये पैसा कैसे जा रहा है। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की होती है कि जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, वो रिफ्लेक्ट सही तरीके से उनके उस चीज़ों को नहीं करती जो वो शो करना चाहते हैं। वेलकम टू द शो। आपका सवाल क्या है? देन आई कैन आंसर ऑन द शो। हेलो हेलो, सॉरी आई थिंक उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। देखिए अगर आप लाइव शो पे कॉल करते हैं तो आई थिंक 1-2 सेकंड का गैप होता है, तो वो फिर आपको थोड़ा सा पेशेंस शो करना है। आप अपना सवाल मुझसे पूछ लें और फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं लाइव शो में आपको उसका जवाब दे दूं। मेरे ख्याल से हम एक और कॉल लेंगे और फिर मैं अपना मेरे ख्याल से रैप अप करूंगा आज का शो। एंड थैंक यू सो मच, आप सारे आज आए और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इस शो के अंदर। आई एम हम्बली एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड हम्बल्ड। मेरे ख्याल से एक और कॉल ले लेते हैं, फिर वील कॉल इट अ डे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे भाई हैं जो, तो वो उधर में, तो उनकी एज ऑलमोस्ट 40 इयर्स है। तो जी। उनके ये 3 जो है ना वो बच्चे हैं, तो जो बड़ा बच्चा है वो 16 इयर्स का है। तो अगर वो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, तो वो भी स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, और कितने चांसेस है कि उनका वीजा हो जाएगा? स्टूडेंट वीजे की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी, स्टूडेंट वीजा कर रहे हैं, तो वो अपनी वाइफ को और जो जी, थैंक यू भाई, आपकी कॉल का बड़ी मेहरबानी। देखें जहाँ तक बात है, बिल्कुल स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और स्टूडेंट वीज़े के साथ अगर वो ये बात याद रखें कि यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आते हैं, बिकॉज लॉ चेंज हो गया स्टूडेंट्स का कि उनको अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे एडमिशन मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, तो वो फिर अपने डिपेंडेंट्स साथ ला सकते हैं। डिपेंडेंट्स में वो काउंट करते हैं वाइफ एंड चिल्ड्रन अंडर 18। अगर कोई थोड़ा सा ओवर 18 है तो देखते हैं उनको भी कर देते हैं, एज लॉन्ग एज वे प्रूव कर दें कि वो फुली डिपेंडेंट है फैमिली यूनिट के ऊपर। बट मेनली एज अ फॉर्मूला वाइफ एंड अंडर 18 बच्चे। देखिए मुझे बहुत लोग पूछते हैं जी क्या गारंटी है। आई थिंक ये सवाल ही गलत है। आई बी ऑनेस्ट विद यू, ये सवाल ही गलत है। अगर आप आके बोलते हैं ना कि जी गारंटी क्या है, कोर्ट हियरिंग के बारे में भी लोग बात करते हैं, दैट्स द रॉन्ग क्वेश्चन। आप ये जरूर कह सकते हैं कि जी मेरिट क्या है केस के अंदर। तो स्टूडेंट वीजा तो वैसे ही मेरी नजर में बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज इट्स अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम एप्लीकेशन। अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है, वो उसका कैश के ऊपर आपको पॉइंट्स देते हैं, मेंटेनेंस से आपको पॉइंट्स देते हैं। 10 में से सिर्फ 2 या 3 केसेस में होता है कि वो आपको कॉल करते हैं और पूछना चाहते हैं कि आपने कोर्स कैसे सिलेक्ट किया, यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट की, ये डिग्री क्या लीड करती है, डिग्री के क्या प्रोज हैं, कौन से हैं, कितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे। ये चीज़ें तो एक बंदे को पता होनी चाहिए, और अगर आप इनका मुतमईन जवाब दे दें, वीज़ा आपको मिल जाता है। तो एज सच कोई, ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा काफ़ी तजर्बा है इस फील्ड में, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जी गारंटी, देयर इज़ नो सच थिंग लाइफ में यार। इट्स ऑल अबाउट कि आपके केस में मेरिट क्या है और आप मेरिट के ऊपर चलते हैं, बस इस बात का ख्याल रखें। और आखिरी बात का ज़रूर ख्याल रखें कि अगर हर डिसीजन में होम ऑफिस करेक्ट है तो अपीलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होम ऑफिस बिल्कुल गलतियां करता है, अच्छे केसेस में भी गलतियां करता है, तो लोग आगे जाके अपीलों में जीते हैं। कभी कभी इस वजह से जीत जाते हैं कि जिन्होंने केस प्रिपेयर किया था उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं किया, आपको अपनी गलती एहसास होती है और आप जाके अपील में उसको इम्प्रूव कर देते हैं। कभी कभी होता है कि आपने अपनी तरफ से बड़ा अच्छा केस तैयार किया होता है, लेकिन होम ऑफिस समझता है कि बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे आप उनके मेयार पे नहीं उतरे। फिर आप इंडिपेंडेंट कोर्ट में जाते हैं और आप जज के आगे प्रूव कर लेते हैं कि आप बिल्कुल मेयार पे उतरे हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती।
थैंक यू सो मच, आज आप आए एंड मैं उम्मीद करता हूं कि अगले थर्सडे भी जब हम शो करेंगे आप इसी तरीके से आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे शो में। आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये बात याद रखिएगा कि आपसे मुलाकात होगी 6 o'clock एवरी थर्सडे। हमारा शो होता है 6 o'clock। अगर आप सोशल मीडिया पे बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल इमिग्रेशन विद तारिक, जो शो का भी नाम है, आप उसमें जाएं तो आपको और भी फायदेमंद इंफॉर्मेशन मिलेगी सोशल मीडिया पे इमिग्रेशन के बारे में। A big thank you to इरफान, बिकॉज वो काफ़ी मेहनत करते हैं इन द बैकग्राउंड, और हमारा ये सारा जो सिस्टम है वो इरफान चलाते हैं पीछे से। सो थैंक यू टू हिम, और इंशाल्लाह ताला होपफुली मैं और इरफान आपको दोबारा मिलेंगे अगले हफ्ते, अगले थर्सडे 6 बजे। भूलिएगा नहीं, अपना ख्याल रखें इस पूरा वीक, और क्योंकि गर्मी बहुत है प्लीज़ दबा के पानी पीजिएगा सारे। अल्लाह हाफिज़।